साथियों नमस्कार। टीचर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस यूनिट फर्स्ट को बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ देखे थे और उसके साथ ही न्यू पैटर्न में एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी किए थे। चलिए इस वीडियो में हम यूनिट 2 को बिल्कुल टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखने वाले हैं और लास्ट में एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस करेंगे जो बिल्कुल न्यू पैटर्न में रहेगा, जिसमें एसर्शन रीजन, कूट संबंधी, सही सुमेलित, इस प्रकार के प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं। उसी के दृष्टिकोण से हम इसमें बिल्कुल न्यू पैटर्न में तैयार किए हैं एमसीक्यूज को भी, और आपके जो इस यूनिट का जितने भी पॉइंट है उसको हम बिल्कुल सिलेबस के आधार पर तैयार किए हैं। निश्चित रूप से बहुत ही शानदार होने वाला है क्लास। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 में आपने देखे होंगे सिलेबस में पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, यह हेडिंग है। आइए अब इसमें जो सब हेडिंग्स है उसको बारी बारी बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ को जानते हैं कि पर्यावरण बच्चों के दृष्टिकोण से क्या है। तो बच्चा पर्यावरण को केवल किताब में पढ़कर नहीं समझता, बल्कि वह अपने घर, विद्यालय, खेत, सड़क, नदी, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से पर्यावरण की समझ विकसित करता है। तो केवल किताब से पढ़कर, देखा जाए तो किताब से पढ़कर तो बच्चा कुछ सीखता ही नहीं है। पर्यावरण के, खास करके पर्यावरण विषय क्या है, करके सीखने का विषय है, अनुभव से सीखने का विषय है। और जो कि देखा जाए तो अपने घर, विद्यालय, खेत, सड़क, नदी, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से पर्यावरण को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है एक बच्चा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को केवल तथ्य याद करवाना नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तथ्य याद करवाना, याद रखिएगा, ये नेगेटिव पॉइंट है। जब भी आपको प्रश्न में ऐसा मिले तो वो सिरे से काट दीजिएगा। बल्कि उन्हें अपने परिवेश को देखना, प्रश्न पूछना, अनुभव करना, सूचनाएं एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजना। याद रखिएगा, ये सभी परिवेश से सीखना या देखना, प्रश्न पूछना, अनुभव करना और सूचनाएं एकत्र करना, विश्लेषण करना, ये सभी से प्रश्न दिखता है आपके ईवीएस पार्ट में और ये आपके की पॉइंट है। और इन्हीं को हम बहुत ही फ्लो चार्ट से, कलरफुल फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि ऐसे फ्लो चार्ट से समझेंगे तो आपको ऐसा है कि पढ़ना बोरिंग नहीं लगेगा। ये आसानी से समझ में आएगा और साथ ही साथ दिमाग में ज़्यादा समय तक याद रहेगा। जैसे कि पर्यावरण समझ विकास चक्र, यहाँ बच्चे का अनुभव सबसे पहला जो है सीढ़ी है। याद रखिएगा, जो बच्चे का जो सबसे पहला औजार है बच्चे का अनुभव ही है। सीखने का जो सबसे पहला सीढ़ी है बच्चे का अनुभव ही है। बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज को जानने के लिए, पर्यावरण को समझने के लिए वो अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और बहुत सारे उससे संबंधित प्रश्न करते हैं। देखिएगा, छोटे बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं अपने बड़ों से या शिक्षक से भी। हालांकि स्कूल में जाने के बाद जो है बच्चा, यदि सही उनको वातावरण नहीं मिला तो वो प्रश्न करना बंद कर देते हैं, जो कि उनके दिमाग को धीरे धीरे दब्बूपन बनाता है। यदि शिक्षक को आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, एनईपी 2020, ये सभी बच्चा को बेफिक्र होके जो है प्रश्न करे और प्रश्न करने पर कभी ना टोके, इस चीज पर हमेशा फोकस करता है। और एनसीएफ 2005 हो या एनईपी 2020 हो, ये सभी इसी पर फोकस्ड है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करे और उन्हें ऐसा मौका भी दे, ऐसा एटमॉस्फेयर भी बनाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करते हैं बच्चा, और इसके माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से जब उन्हें उत्तर मिलता है या फिर वो अपने तरीके से खोजते हैं तो सूचना का संग्रहण करते हैं, फिर सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं, समस्या की फिर पहचान करते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं और नई एवं वैज्ञानिक समझ विकसित करते हैं। याद रखिएगा, ये एक बच्चे का पर्यावरण के विकास समझ को, पर्यावरण के समझ को विकसित करने का एक चरण है और ऐसे ही चरणों को आजकल कूट संबंधी प्रश्न में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है। चलिए अब हम आगे जो है समझ के बाद जो पहला बिंदु आपने देखे होंगे इस सिलेबस में, वो दृष्टिकोण है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं, यूनिट 2 को, तो सबसे पहले आप सिलेबस को खोल के देखिए, क्या हमारा जो वीडियो बन रहा है वो एकदम टू द पॉइंट है कि नहीं। हम बिल्कुल सिलेबस से बाहर जाएंगे ही नहीं, याद रखिएगा। तो ये हमारे सिलेबस का जो पहला
पॉइंट है वो दृष्टिकोण है कि बच्चे का दृष्टिकोण पर्यावरण के लिए क्या होता है। आइए तो फिर समझते हैं दृष्टिकोण का अर्थ। दृष्टिकोण से आशय किसी व्यक्ति या बच्चे का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए यह जो है सिलेबस में डाला गया है पर्यावरण सिलेबस को, तो हम बच्चे के ही बात करेंगे ज़्यादातर। तो बच्चे द्वारा अपने आसपास के पर्यावरण को देखने, समझने, महसूस करने और उसके प्रति प्रतिक्रिया देने के विशिष्ट तरीके से हैं। याद रखिएगा, ये जो है दृष्टिकोण का आशय क्या है, बच्चा क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या महसूस करता है, ये प्रतिक्रिया देने की विशिष्ट तरीके से है बच्चे का। तो दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि बच्चा क्या समझता है, पर्यावरण को किस तरीके से देखता है, कैसे महसूस करता है, इन सभी तरीकों को दर्शाता है यह दृष्टिकोण। प्रत्येक बच्चे का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है क्योंकि उसकी समझ विभिन्न सामाजिक व व्यक्तिगत कारकों से निर्मित होता है। जैसे कि बच्चे के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक पूछा जा सकता है, दृष्टिकोण से संबंधित है। तो दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? परिवार, विद्यालय, समुदाय, संस्कृति, भौगोलिक परिवेश, दैनिक अनुभव, मीडिया और साथी समूह। देखा जाए तो परिवार जैसा एटमॉस्फेयर देंगे, परिवार में जिस प्रकार का चर्चा होगा, जैसा माहौल होगा, वो बच्चे का दृष्टिकोण पर्यावरण या फिर कोई भी तत्व से संबंधित जो है उसका दृष्टिकोण को और जो है देखा जाए तो प्रभावशाली बनाएगा या कह सकते हैं और विकसित करने का काम करता है। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण जो है प्रभावित करने वाले कारक है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इन्हीं से थोड़ा कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए देखे जाए तो पेड़ के प्रति भिन्न दृष्टिकोण। एक बच्चा जिनके परिवेश या जिनके परिवार या विद्यालय में ये चर्चा हुआ कि पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, तो वह बच्चा सिर्फ क्या बताएगा, वैज्ञानिक नजरिया को बताएगा कि पेड़ को केवल ऑक्सीजन देने वाला पौधा मानेगा। वो जो पहला बच्चा है जिनके पास ये जानकारी प्राप्त हुआ है कि पेड़ के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो वो वैज्ञानिक नजरिया उनमें ये विकसित हो जाएगा, वो केवल ये बताएगा कि पौधे से हमें केवल ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा बच्चा ये अनुभविक नजरिया को बताएगा, उसी पेड़ को छाया देने वाला या पक्षियों का बसेरा या फलदाता और खेलने का स्थान भी मानता है। जैसे आपने देखे होंगे कि उसी पेड़ को छाया देने वाले एक बच्चा बता सकता है और दूसरा तीसरा बच्चा बता सकता है जिनके माता पिता बताए हैं कि पौधे की पत्तियों में, टहनियों में जो पक्षियों का बसेरा होता है, घोंसला देते हैं, घोंसला बनाते हैं, अंडा देते हैं। तो इस प्रकार वो बच्चा पक्षियों का बसेरा बताएगा एक पौधा को या पेड़ को, फलदाता बताएगा या खेलने का स्थान। आपने देखे होंगे कि जो है कई बच्चे पौधों में या पेड़ में खेलते हुए देखे हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में अभी भी बहुत से जगह ये डंडा पचरंगा खेलने का, पेड़ में ही झूल झूल के खेलने का या झूला तैयार करके खेलने का स्थान मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि खेलने का स्थान भी जो बच्चा देखा है तो वो बोल सकता है कि पौधा या पेड़ खेलने का स्थान भी होता है। वही हम परीक्षा तथ्य की बात करें तो बालक की पर्यावरण संबंधी समझ उसके पूर्व ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से गहराई से प्रभावित होती है। आइए अब हम पूर्व ज्ञान का महत्व समझते हैं। बच्चा खाली दिमाग लेकर विद्यालय नहीं आता। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चा जो है खाली दिमाग आता है या विद्यालय आने से क्या क्या सीख कर आते हैं। तो ये स्पष्ट आप देखे होंगे, यदि आप SCERT का बुक देखेंगे तो आपको यही सब चीज़ कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। SCERT जो पर्यावरण का बुक बना है आपके DLED के लिए, वहाँ पर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि बच्चे विद्यालय आने के पूर्व पर्यावरण के बारे में क्या क्या समझ रखते हैं। तो देखा जाए तो बच्चा कभी भी खाली दिमाग लेकर नहीं आते विद्यालय। याद रखेंगे, बच्चे विद्यालय आने से पहले ही अपने घर, परिवार, पड़ोस, समुदाय और दैनिक जीवन से समृद्ध अनुभव और दुनिया की अपनी एक व्यवहारिक समझ लेकर आते हैं, जो कि एक पर्यावरण की समझ को दर्शाता है। उदाहरण के अनुसार देखें तो यदि बच्चों को पूछा जाए कि पानी के विषय में क्या बताइए करके, पानी क्या है, तो बच्चे के द्वारा आपको बहुत से उत्तर देखने को मिल सकता है उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित। पानी पीते हैं, पानी प्यास बुझाते हैं, पानी से हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, या बारिश से नदियाँ व तालाब भरते हैं। बारिश से जो पानी आता है, बारिश में पानी जो होता है उससे नदियाँ भरते हैं, तालाब भरते हैं। हैंडपंप, कुएं में जल होता है या हैंडपंप या
कुएं से हम पानी निकालते हैं पीने के लिए, गर्मी में पानी की कमी होने पर घर में परेशानी होती है। तो ये सभी उनके जो है उत्तर देखने को मिलेगा। तो ये आपके जो है देखा जाए तो बच्चों का पूर्व ज्ञान के महत्व को दर्शाता है। अर्थात निष्कर्ष की बात करें तो पूर्व ज्ञान नए अधिगम के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, या नए ज्ञान के निर्माण के लिए जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है वो महत्वपूर्ण औजार के रूप में काम करता है। तो पूर्व ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो कि परीक्षाओं में इससे प्रश्न बिल्कुल बनता है। चलिए अब हम अनुभव आधारित समझ पर बात करते हैं। मुख्य अवधारणा की बात करें, ये भी आपको जो है सिलेबस के सेकंड पॉइंट में दिखेगा। हालांकि सिलेबस बहुत छोटा एक लाइन में दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे ही गहरा समझ रखना होगा, क्योंकि प्रश्न आजकल मूल्य आधारित बन रहा है। ये सभी हम जानते हैं, ऐसे करके बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। एक एक पॉइंट से प्रश्न बन रहा है, कूट संबंधी प्रश्न बन रहा है, एक एक नंबर के लिए आपको बहुत कंपटीशन रखना है। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से समझिएगा। सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, पीडीएफ पढ़ने से या बुक पढ़ने से आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव, व्यवहारिक गतिविधि, सतत निरीक्षण और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से ज्ञान एवं समझ का निर्माण करना अनुभव आधारित समझ कहलाता है। अनुभव आधारित समझ क्या है? बच्चे अपने खुद के प्रत्यक्ष अनुभव, व्यवहारिक गतिविधि, खुद जो है करके सीखना, सतत निरीक्षण और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं या अपने समझ का निर्माण करते हैं, और वो जो है अनुभव आधारित समझ कहलाता है। जैसे कि बात करें, ये जो क्रम है आप देख सकते हैं, ये सभी क्रमों से प्रश्न बनता है, याद रखेंगे। तो अनुभव आधारित अधिगम चक्र की बात करें तो सबसे पहले बच्चा देखता है, फिर उसको करने का प्रयास करता है कुछ उसमें अपने हिसाब से। तो देखो, करो, फिर अनुभव करो। अर्थात देखकर या प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष छू कर कह सकते हैं, करो मतलब प्रत्यक्ष छू कर, और फिर उसको अनुभव करो, फिर उसके बारे में सोचो, समझो, फिर उससे कुछ सीखो। तो इस प्रकार की ये क्रम को दर्शाता है। ऐसे क्रम को कूट संबंधी प्रश्न में पूछा जा रहा है। प्राथमिक कक्षा गतिविधि, बीज से पौधा बनना, ये ऐसे प्रश्न आप देख सकेंगे। अगर अच्छे से तैयारी करना है तो सबसे पहले आप सीजी टेट 2026 का क्वेश्चन पेपर उठाकर बिल्कुल एनालिसिस करिए। आपको ऐसे ही प्रश्नों का समावेश देखने को मिलेगा, जो आपको सीधे सीधे क्रम को ज़्यादा पूछा गया है, ऐसे ही क्रमों को। तो प्राथमिक कक्षा में गतिविधि जैसे कि बीज से पौधा बनना, उसका क्रम क्या है, ये ऐसे क्रम पूछा जाता है। तो जैसे गतिविधि की 8 चरण हैं, अलग अलग बीजों को देखना, तुलना करना, और तुलना करने के बाद बीज को मिट्टी में बोना और फिर उसको पानी देना, फिर प्रतिदिन अंकुरण का सूक्ष्म निरीक्षण करना, अंकुरित हो रहा है और उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना, वृद्धि का रिकॉर्ड रखना, चित्र बनाना और निष्कर्ष निकालना। ये आपके बीज से पौधा बनने का ये आपके क्या है, क्रम है। और इसी क्रम को पूछ सकते हैं, जैसे कि बीज से पौधा बनना किस क्रम में होगा, तो आपके वो कूट संबंधी प्रश्न में बन सकता है। तो बीज बोना, बीज का मतलब देख सकते हैं, बीज का चयन करना, एक मतलब देखा जाए तो सही बीज का चयन करना, फिर मिट्टी के द्वारा उसको बोना, लगाना, फिर उसमें पानी डालना, अंकुरण हो रहा है उसका जो है आपको निरीक्षण करना, फिर पौधा निर्माण हो रहा है और फिर उसका अवलोकन करना, और इस प्रकार के आपको उसके वृद्धि रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए लास्ट में निष्कर्ष निकालना और चित्र बनाना। ये सभी आपके जो है ये क्रम है, जो कि बीज से पौधा बनना गतिविधि को बताता है। ईवीएस में अनुभव के 3 प्रकार देखेंगे। प्रत्यक्ष अनुभव, अप्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिक अनुभव। ईवीएस में अगर पूछा जाता है अनुभव के प्रकार, तो प्रत्यक्ष अनुभव, अप्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिक अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव होता है बच्चा स्वयं वस्तु या स्थान को छूकर, देखकर महसूस करता है। उदाहरण के देखें अनुरूप, तो तालाब का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना प्रत्यक्ष अनुभव कहलाएगा, कि तालाब में किस प्रकार के बहुत सारे जीव, अगर पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कॉन्सेप्ट को देखें तो कैसे बहुत सारे जीव एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड रहते हैं, इन सभी को प्रत्यक्ष अनुभव करके सीख सकता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं प्रत्यक्ष अनुभव के। और अप्रत्यक्ष अनुभव की बात करें तो दूरस्थ परिवेश को सहायक सामग्री से समझना, जैसे मॉडल या चित्र से हिमालय को समझना। हिमालय एक पहाड़ है, अगर बच्चा नहीं देखा है तो वह मॉडल के माध्यम से सीखेगा, या किसी भी तथ्य को जो वो नहीं देखे हैं उसको समझने के लिए फिर अप्रत्यक्ष अनुभव का उपयोग किया जाता है, मॉडल या चित्र के माध्यम से।
वही सामाजिक अनुभव की बात करें तो समुदाय के लोगों से अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान निर्माण करना, अर्थात जैसे देखा जाए तो वैगोत्स्की जी के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया है कि बच्चा जो है सामाजिक अनुभव या सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सामाजिक अनुभव के द्वारा भी बच्चे जो है सीखते हैं और उनसे ज्ञान निर्माण करते हैं। किसान से खेती पर बातचीत, अर्थात किसान कैसे खेती करते हैं उस चीज को बच्चा सुनकर या उनसे जानकर खेती कैसे करते हैं उसके बारे में जान सकता है। तो ये अनुभव के जो है 3 प्रकार हो गया। आइए अब हम बच्चे कैसे अपने परिवेश से उपयोग करके बहुत सारे अवधारणाओं को आसानी से समझ लेते हैं, अर्थात अधिगम की खुली प्रयोगशाला कह सकते हैं। जैसे खेत से मिट्टी, फसल, श्रम के बारे में जान सकता है बच्चा। नदी या तालाब एक जल स्रोत है, इस रूप में जान सकता है एक बच्चा। जंगल क्या है? हमारे वन संपदा है। बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती है अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो ये वन संपदा का काम करता है कौन? जंगल, ये जान सकते हैं। और बाजार जो है व्यवसाय का एक बहुत बड़ा स्थान है, और ये भी हम कह सकते हैं कि बाजार से ही लेन देन की प्रक्रिया को भी जान सकता है एक बच्चा, और जीविकोपार्जन करने की प्रक्रिया को भी जान सकता है। और एक पशुपालन है, पशुपालन से भी आजीविका जो है किया जा सकता है, अर्थात आजीविका को बढ़ाया जा सकता है, या जीवन जीने संबंधी एक महत्वपूर्ण अंग है पशुपालन भी। ऐसा वो बच्चा को जो है सीखने की समझ को और विकसित कराता है। स्थानीय परिवेश से ही ये सभी जानकारी उन्हें प्राप्त होता है। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ईवीएस का शिक्षण बच्चे की दैनिक जीवन और स्थानीय परिवेश से अनिवार्यतः जुड़ा होना चाहिए, ये स्पष्ट बोला गया है। एनसीएफ 2005 भी और एनईपी 2020 स्पष्ट रूप से बोले हैं कि ईवीएस का जो शिक्षण है, अगर शिक्षक ईवीएस का शिक्षण करा रहा है तो वो बिल्कुल बच्चे के दैनिक जीवन से और स्थानीय परिवेश से ही जुड़ा हो, ऐसा होना चाहिए। अगर पुस्तक में नहीं भी है तो पुस्तक को ऐसा बनाया जाए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा, और अगर है भी तो उसे शिक्षक और भी उस स्थानीय परिवेश से जोड़कर, जैसा कि वो क्षेत्रीय परिवेश है उसी से जोड़कर उन्हें बच्चों को और बेहतर तरीके से सिखा सके, जिससे लर्निंग आउटकम्स अच्छे से प्राप्त हों। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। सिलेबस में आपने देखे होंगे परिवेश संबंधी सूचनाओं का संग्रहण। बच्चा कैसे एक डेटा कलेक्शन कर सकता है, सूचनाओं का संग्रहण कर सकता है, और उसके क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, और शिक्षक इसमें कैसे अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो बच्चों को सबसे पहला काम क्या रहता है? बच्चों का अवलोकन करना। किसी भी चीज़ों का वो अवलोकन करते हैं, और अवलोकन करने की तौर तरीके भी थोड़ी जो है शिक्षक को थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, कि जैसे कि आप पेड़ में क्या देख रहे हैं, पेड़ के बारे में, पेड़ की पत्तियां कैसी है, उसका रंग, आकार, ये सभी जो है उसके अवलोकन में आ जाएगा। फिर उससे संबंधित बच्चा क्या करेगा? साक्षात्कार, किसान या शिल्पकार से उनसे उनके कार्य पर बातचीत करेंगे, तो ये हो जाएगा साक्षात्कार। और ये सब चीज काम बच्चे को ही करना है, याद रखिएगा, ये शिक्षक की बात नहीं हो रही है, ये काम सभी बच्चे के ही बात हो रही है। ये सूचनाओं का संग्रहण करने का काम कौन करेगा? एक बच्चा ही करता है। उन्हें ऐसे परिवेश हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए, ऐसे ही माहौल क्रिएट करना है। तो तीसरा है सर्वेक्षण करना, सर्वे करना सिखाना, मोहल्ले में जल स्रोतों की संख्या दर्ज करना। बच्चे खुद जो है घूमकर अपने पारा मोहल्लों में एक शिक्षक की मदद से पता करेगा कि जल स्रोतों की संख्या कितनी है। ये सभी एक उदाहरण के लिए है, वो कोई भी टॉपिक पर या कोई भी समस्या पर ऐसा कर सकते हैं। फिर प्रश्न पूछना, वो प्राकृतिक घटनाओं पर बड़ों व शिक्षकों से सवाल करना, ताकि वो अपने डेटा कलेक्शन को और प्रभावशाली बना सके। पांचवा है बातचीत करना, साथियों से खान पान व परंपराओं पर चर्चा। तो पांचवा जो है अब इससे संबंधित, जिससे वो सूचना का जो है संग्रहण कर रहा है, उससे संबंधित अपने साथियों से भी चर्चा कर सकते हैं। वैसे अगला है चित्र या ड्राइंग, देखे गए सजीवों या परिवेश का स्केच करना, या उसका नक्शा तैयार करना, या उसके बारे में स्केच करना, ड्राइंग करना, जो कि जिस तथ्य के बारे में वो सूचना का संग्रहण कर रहे हैं। और अगला है पुस्तक व स्रोत। अब उससे संबंधित बच्चा क्या करेगा? पुस्तक से भी जो है तथ्य जुटाने का काम करेगा, चाहे वो बाल साहित्य हो, एटलस हो। एटलस तो बड़ी क्लासों के लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, लेकिन जैसे कि वो अपने
ईवीएस के ही बुक में इसका ही मदद ले सकते हैं। उसके बाद तालिका या रिकॉर्ड तैयार करना या टेबल के द्वारा और मौसम व तापमान को सारणीबद्ध करना। यदि बच्चा तापमान से संबंधित तथ्य इकट्ठा कर रहा है तो वो तापमान से संबंधित टेबल तैयार करेगा, मौसम संबंधित टेबल तैयार करेगा कि बच्चा अगर फसल के बारे में निर्माण कर रहा है तो कौन से फसल कौन से महीने में आता है, कब कटाई होता है, ये सभी जो है बच्चा इस चरणों से सूचनाओं का संग्रहण कर सकते हैं। अब केस स्टडी की बात करें, इससे संबंधित केस स्टडी, तो केस स्टडी क्या होता है आप सभी जानते हैं। किसी विशेष टॉपिक, घटना, व्यक्ति, संस्था या समस्या पर की जाने वाली स्टडी केस स्टडी कहलाती है। यह किसी सामान्य विषय पर नहीं बल्कि एक विशिष्ट विषय अर्थात छोटे टॉपिक, सीमित दायरा के विषय पर आधारित होती है ताकि उसकी गहराई से जो है उसकी जांच कर सके और समस्या का पता लगा के समस्या का निदान के लिए जागरूकता फैला सके। तो हमारे गांव या शहर में पानी कहाँ से आता है, ये एक केस स्टडी के लिए बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक हो सकता है। बच्चे घर में पानी के मुख्य स्रोत, गर्मी में जल स्तर की स्थिति तथा जल लाने की जिम्मेदारी की पड़ताल करते हैं। निष्कर्ष, बच्चा सूचना का सक्रिय संग्रह करता होता है। ये पूछा जाता है बच्चा क्या होता है सूचना संग्रहण की दृष्टि से, तो बच्चा स्वयं सक्रिय संग्रहकर्ता बन जाता है यदि ऐसा माहौल दिया जाए तो। अगला टॉपिक है इसी में सिलेबस में विश्लेषण करना। विश्लेषण की परिभाषा है सूचना एकत्र करने के बाद जैसे ही सूचना एकत्र होता है, आप देखेंगे जो इस यूनिट में जो सिलेबस है वो एकदम क्रमानुसार है। जैसे अभी सूचनाओं का एकत्रीकरण हुआ, उसके बाद फिर विश्लेषण की बारी आती है, तो वो आपके सिलेबस से ही प्रश्न बन सकता है कूट संबंधी, याद रखेंगे। तो सूचना का एकत्र करने के बाद उसके अर्थ, कारण, संबंध और परिणाम को समझने की प्रक्रिया जो है विश्लेषण कहलाता है। याद रखेंगे, सूचना के एकत्र करने के बाद उसके अर्थ, कारण, संबंध और परिणाम को समझने की प्रक्रिया ही विश्लेषण कहलाता है। और इसका भी एक इस प्रकार का क्रम होता है सूचना एकत्र करने का। सूचना के बाद जो है तथ्य का तुलना करना, संबंध जानना, कारण पता करना और फिर लास्ट निष्कर्ष तक पहुंचना। इस प्रकार ये क्रम भी पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए देखें तो गर्मी में पानी की कमी का विश्लेषण के लिए यदि एक बात करें तो कारण का पता करेंगे, वर्षा की कमी, अधिक वाष्पीकरण होना, गर्मी ज्यादा पड़ना जिससे वाष्पीकरण हो जाना, भूजल का अत्यधिक दोहन होना, जैसे पानियों का ज्यादा से ज्यादा, जैसे आजकल देखा जाए तो बेफिजुल जो है कई जगह, जैसे आप जो सरकारी नल होता है या जो सोलर पंप होता है उसका बेफिजुल जो है बहते रहता है, कोई देखते हैं फिर भी उसको बंद नहीं करते या इस चीज का ध्यान नहीं रखते, तो ये भूजल का अत्यधिक दोहन कह सकते हैं। और पाइपलाइन लीकेज, ये सब चीज का भी सरकार या फिर अपने आसपास के जो है जानकारी नहीं देते, जो उच्च मतलब देखा जाए तो अधिकारी या कह सकते हैं या फिर जो उससे जुड़े हुए पाइपलाइन से जुड़े हुए जितने भी उनका टीम है उसको अवगत नहीं करा पाते, जिससे यह पानी की समस्या होती है। ये विश्लेषण से पता चलेगा, तो बच्चा खुद यह जानकारी इकट्ठा करेगा। परीक्षा तथ्य में की बात करें तो केवल सूचना एकत्र करना पर्याप्त नहीं है, उसके कार्य कारण का पता लगाना या संबंध को जानना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। ये परीक्षा तथ्य से संबंधित ये लाइन को याद रखिएगा। नेक्स्ट है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सिर्फ देखना ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाता। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाता है? किसी वस्तु, जीव, घटना या परिस्थिति को ध्यानपूर्वक देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना अवलोकन कहलाता है। याद रखिएगा, सिर्फ देखना अवलोकन नहीं होता है। अवलोकन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु, जीव, घटना या परिस्थिति को ध्यानपूर्वक देखना है और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करना, और जानकारी इकट्ठा करके यदि वो समस्याजनक है तो उसके निदान के लिए, उसके समस्या निवारण के लिए कठोर कदम उठाना, ये सभी अवलोकन का ही अंग हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो सामान्य देखना, जैसे कि हम सतही व अनैच्छिक पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा सामान्य देखना हो गया। लेकिन हम वैज्ञानिक अवलोकन की बात करें तो पेड़ में हम क्या क्या देख सकते हैं जो कि उद्देश्यपूर्ण हो सकता है? पत्तियों का रंग, बनावट, पक्षी उसमें बैठा है और कौन सा पक्षी किस पेड़ में घोंसला देता है, इस प्रकार के, और उनके पत्तों का क्या महत्व है,
या उस पेड़ का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, ये सभी हमारे वैज्ञानिक अवलोकन में आएगा। तो मुख्य की पॉइंट में बात करें तो अवलोकन ध्यानपूर्वक देखना, विवरण पहचानना व प्रश्न करना, ये सभी जो है अवलोकन का मुख्य पॉइंट होगा। नेक्स्ट है समस्या समाधान, जो कि यूनिट 2 के सिलेबस का लास्ट पॉइंट भी है। आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पर्यावरण शिक्षा बच्चों को केवल समस्या पहचानना नहीं बल्कि उसके संभावित समाधान खोजने के लिए भी प्रेरित करती है। यदि बच्चा सिर्फ समस्या पहचानना सीखा है या समस्या बस पहचान रहा है तो वो अपूर्ण कहलाएगा। यदि जब तक बच्चा समस्या पहचान कर समस्या समाधान भी कर लेता है तभी उसे पूर्ण माना जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा जो है बच्चों को समस्या पहचान करने के साथ साथ समस्या को समाधान करने के तौर तरीके भी सिखाती है, प्रेरित करती है। आइए तो हम समस्या समाधान के जो चरण है उसको जान सकते हैं। ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले समस्या का पहचान करना है, फिर कारणों पर विचार करना है और उसके संबंधित सूचना का संग्रहण करना है। उसके जो है देखा जाए तो समाधान करने के लिए सूचनाओं का संग्रहण करना है, फिर संभावित समाधान देखना है और उसके बाद संभावित समाधान करने के बाद यदि कई प्रकार के समाधान के तौर तरीके देखें और उसमें जो सबसे ज़्यादा कारगर रहा उसका चयन करना है, फिर उसे लागू करना है। लास्ट में परिणाम देखना है कि समस्या समाधान हुआ कि नहीं। ये चरण जो है आपके कूट संबंधी प्रश्न में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम देखने वाले हैं इससे संबंधित बात करें केस स्टडी। तो विद्यालय के नल से पानी लगातार टपक रहा है। अगर बच्चा ये जो है समस्या का पहचान कर लिया तो बच्चा जो है सबसे पहले इस केस स्टडी के तहत क्या करेगा। जैसे बच्चा का टॉपिक क्या रह गया केस स्टडी का कि विद्यालय के नल से लगातार पानी टपक रहा है, तो उन्होंने जो है बच्चों के द्वारा समस्या पहचान कर लिया गया है। अब वो लगातार अवलोकन करेंगे कि वाकई में जो है नल से लगातार पानी टपक रहा है। अब उससे संबंधित डेटा का संग्रह करेंगे कि वो क्यों टपक रहा है, इसका कारण क्या है। कारण पर विश्लेषण करेंगे, वाशर खराब है कि लापरवाही दिखाया गया है, जो पानी जो है पानी का उपयोग कर रहे हैं नल के द्वारा, तो उसका जो है लोगों के द्वारा लापरवाही के कारण कि वाकई में उसका वाशर खराब है, तो इसका जो है विश्लेषण करना है। फिर समाधान के रूप में मरम्मत या जागरूकता करना है कि बच्चे जो है बड़ों को बता सकते हैं कि वहाँ का पानी जो है टपक रहा है उसका कारण ये है। फिर वो परिणाम पर पहुँचते हैं कि वास्तव में फिर वो टपकना बंद हुआ कि नहीं और उसके जो है जिस प्रकार की जागरूकता बताई गई है। तो इस प्रकार के वो जो है किसी एक विशेष टॉपिक को लेकर इस प्रकार के केस स्टडी के माध्यम से इस समस्या समाधान को इस चरणों के द्वारा फॉलो कर सकता है या अपना सकता है। मूल मंत्र की बात करें तो समस्या जो है पहले पहचान करना, फिर उससे संबंधित तथ्य खोजना कि उसको कैसे समाधान किया जा सकता है, तौर तरीके, फिर उसके समाधान करना, फिर उससे जो है बच्चा एक नियम या फिर सीख बनाना या फिर वो जानकारी प्राप्त करना या उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना कि हम इस तौर तरीके से एक समस्या समाधान कोई भी टॉपिक का या कोई भी समस्या का कर सकते हैं। आइए मुख्य अवधारणाओं का सारांश देखें। तो सबसे पहले हमने दृष्टिकोण पर बात की है। ये आपके सिलेबस का ही पॉइंट है, देख सकते हैं। पहला दृष्टिकोण है, दूसरा अनुभव आधारित समझ, तीसरा सूचना का संग्रहण, चौथा विश्लेषण, पांचवा अवलोकन और छठवा है समस्या समाधान। तो ये आपके क्रम है, याद रखेंगे। ये सिलेबस का भी क्रम है और इस क्रम को कूट संबंधी प्रश्न में भी पूछ सकते हैं। पर्यावरण को अपने अनुभव से देखता है वो दृष्टिकोण कहलाता है बच्चों के तौर तरीके से। और उदाहरण है जैसे कि पेड़ को छाया, फल या पक्षियों का घर मानना। अलग अलग बच्चों का दृष्टिकोण होता है कि पेड़ को वो छाया का जो है मुख्य स्रोत मानता है या फल देने वाला मानता है या पक्षियों का घर मानता है। तो इस प्रकार बच्चों का अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। अनुभव आधारित समझ की बात करें तो स्वयं अनुभव करके सीखता है, बीज लगाना या अंकुरण देखना। सूचना संग्रहण जो है जानकारी जुटाता है बच्चा स्वयं,
और किसान से बातचीत करके, जल स्रोतों का सर्वेक्षण करके, बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करके वो जानकारी जुटाता है। विश्लेषण या तुलना या कारण खोजना विश्लेषण कहलाएगा। पानी की कमी के वास्तविक कारण समझना, फिर अवलोकन करना, ध्यानपूर्वक देखता है। 7 दिनों तक मौसम का दैनिक रिकॉर्ड जो है, जैसे कि मौसम संबंधी हो तो बच्चा उसको अवलोकन करता है, फिर समस्या समाधान खोजता है। ये अलग अलग सभी उदाहरण हैं। हम जो है इसमें देखें तो सभी में अलग अलग उदाहरण दिया गया है। ये एक से संबंधित एक उदाहरण को लेकर सभी को नहीं समझ रहे हैं। आप एक तथ्य को लेकर, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखे कि पानी टपक रहा था, तो उससे संबंधित भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो 7 दिनों तक इस प्रकार मौसम से संबंधित देखिए तो वो अवलोकन करेगा, रिकॉर्ड दर्ज करेगा और उसमें समस्या समाधान जो है देखें तो वो उसके आधार पर करेगा। लेकिन अगर हम समस्या पहले वो खोजता है, जैसे विद्यालय में पानी की बर्बादी को रोकना है, तो वो जो है इससे तौर तरीके अपने जो है, जैसे कि हमने अभी केस स्टडी के माध्यम से कैसे बच्चा स्वयं इस चीज़ को जागरूकता से जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं, इस प्रकार के हमने देखे। अब ये रही आपके जो है जितने भी यूनिट में तथ्य रहा उसका जो है शॉर्ट रिवीजन के रूप में। अब हम 15 वन लाइनर से एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन। ईवीएस केवल तथ्यों को याद रखने का विषय नहीं, यह अनुभव एवं खोज का विषय है। अनुभव एवं खोज का विषय है। बच्चे अपने अनुभव, वो भी पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान के साथ कक्षा में आते हैं। बच्चा कोरी स्लेट नहीं होते। स्थानीय परिवेश ईवीएस सीखने का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक स्रोत होते हैं। अवलोकन ईवीएस का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत प्रक्रिया कौशल है, प्रोसेस स्किल है। बच्चों को प्रश्न पूछने और स्वयं खोज करने के लिए भरपूर अवसर मिलने चाहिए, तो बच्चा ज़्यादा अपने ज्ञान को विकसित कर पाता है यदि उन्हें भरपूर अवसर मिले तो। सर्वेक्षण, साक्षात्कार और अवलोकन सूचना संग्रहण के लिए अत्यंत उपयोगी तरीके हैं। सूचना संग्रहण के बाद उसका तार्किक विश्लेषण करना अति आवश्यक है। अनुभव आधारित सीखने में बच्चा सक्रिय भागीदार होता है। समस्या समाधान बच्चों में तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ईवीएस को बच्चे के दैनिक जीवन और व्यवहारिक अनुभव से जोड़ना चाहिए। शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने वाले की नहीं बल्कि सुविधादाता, फैसिलिटर की होती है। इसे एनसीएफ 2005 के द्वारा भी बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के द्वारा शिक्षक को क्या बताया गया है, तो सुविधादाता, फैसिलिटर बताया गया है। बच्चों के स्थानीय अनुभवों को सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और अगला है, अलग अलग बच्चों की पर्यावरण संबंधी समझ उनकी पृष्ठभूमि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे जिस परिवार से, जिस परिवेश से, जिस वातावरण से वो संबंधित है और उनसे संबंधित उनका भी समझ विकसित होती है। गलत धारणाओं को डांटने के बजाय गतिविधि, प्रश्न और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से पुनर्गठित करना चाहिए। अगला है, देखना, पूछना, करना, चर्चा करना, रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना ईवीएस की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। तो ये रही आपका जो है वन लाइनर से महत्वपूर्ण जो है फैक्ट। अब हम क्विक रिवीजन के रूप में यूनिट 2 का अब एक बार और थोड़ा मुख्य सूत्र के रूप में देख लेते हैं। ईवीएस अधिगम का सूत्र पूछा जाए तो देखो, अनुभव करो, जानकारी जुटाओ, समझो, निरीक्षण करो, समाधान खोजो, ये पूछा जा सकता है। 6 अक्षरी मेमोरी ट्रिक, द्रि अ सु वि अ स, तो इसको हम इस शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हैं। दृष्टिकोण, इस जो कि ये यूनिट को बताया गया है, यूनिट के सिलेबस को ही। दृष्टिकोण, अनुभव, सूचना का एकत्रीकरण, विश्लेषण, अवलोकन और लास्ट में समाधान या समस्या समाधान। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो लास्ट में पूरे सिलेबस को आपको एक ही लाइन में बताया गया है। बच्चा अपने परिवेश को देखता है, अपने अनुभव से अर्थ बनाता है, सूचना एकत्र करता है, उनका विश्लेषण करता है, अवलोकन करता है और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान खोजते हुए अपनी समझ का निर्माण करता है। यही है बाल केंद्रित एवं अनुभव आधारित पर्यावरण अधिगम। तो ये रही साथियों यूनिट 2 का मेन कॉन्सेप्ट, सटीक कंटेंट के साथ सटीक तैयारी। अब हम देखने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज के साथ साथ आपको न्यू पैटर्न में एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, टॉप 20 एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन है, बच्चों को पर्यावरणीय शब्दावली की सटीक परिभाषाएं याद करवाना, बच्चों को उनके प्राकृतिक
एवं सामाजिक परिवेश को देखने, अनुभव करने और उससे जुड़ने के अवसर देना। तो आप अभी से दूसरे ऑप्शन में ही समझ चुके होंगे, बाकी तो आपका बिल्कुल जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो हो ही नहीं सकता, ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चा विद्यालय आते समय कोरी स्लेट नहीं होता। पर्यावरण शिक्षण के संदर्भ में इस कथन का सबसे सटीक अर्थ क्या है? क्या हो सकता है? देख सकते हैं, ध्यान से देखिए आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। ऑप्शन सी दिख रहा है, बच्चे अपने घर परिवार और स्थानीय परिवेश से समृद्ध पूर्व अनुभव और व्यवहारिक समझ लेकर आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर अवलोकन कौशल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवलोकन केवल सामान्य रूप से किसी वस्तु को देखना मात्र है, तो हमने तो अवलोकन को क्या कर दिए, सामान्य रूप से देखना को अवलोकन नहीं कह सकते। तो एक तो आप सबसे पहले जब ऐसे कोट वाले प्रश्न देखें तो पहले ऑप्शन को डिलीट करना सीखें, तो ये आपका डिलीट कर दिए। उसके बाद अवलोकन में ध्यानपूर्वक देखना, सूक्ष्म विवरण पहचानना और प्रश्न करना, तो बिल्कुल ये आपके सही में आ जाएगा, सही उत्तर में। और नेक्स्ट है, 7 दिनों तक मौसम का रिकॉर्ड रखना बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। बिल्कुल सही है। अवलोकन केवल बंद प्रयोगशाला में ही संभव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 2-3 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह आपके कूट प्रश्न में सही सुमेलित के रूप में देख सकते हैं। सूची 1 बताएगा अनुभव का प्रकार और सूची 2 दिखाएगा जिसमें सही सुमेलित वाला प्रश्न है, सही कूट का चयन करना है। और तो इसमें ध्यान से देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव, अप्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिक अनुभव, जिसमें हमने अनुभव के 3 प्रकार देखे, उससे संबंधित प्रश्न है। इसमें ध्यान से देखिए क्या हो सकता है इसका उत्तर। तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुभव आपके विद्यालय के बगीचे में पौधे की पत्तियों को छू कर देखना, ये आपके प्रत्यक्ष अनुभव कहलाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका 3 हो गया। अप्रत्यक्ष अनुभव किसको बोलेंगे? ग्लोब या वीडियो द्वारा ध्रुवी भालू के आवाज को समझना, तो ये आपके बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। वही सामाजिक अनुभव क्या होगा? किसान से खेती व फसलों के चक्र पर बातचीत करना, तो सी का हो जाएगा 2। तो 312 आपके ऑप्शन सी में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कक्षा में बच्चों को अवलोकन करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। कारण है, ईवीएस केवल तथ्यों को याद करने का विषय नहीं है, बल्कि यह सक्रिय खोज का विषय है। तो बिल्कुल देखा जाए तो इसमें दोनों कथन आपको सही दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा 4 के विद्यार्थियों से मोहल्ले में जल स्रोतों पर सर्वेक्षण करवाता है। इस गतिविधि का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या है? ध्यान से देखिए, तो आपको उत्तर मिलेगा, कौन सा उत्तर मिलेगा? ऑप्शन डी मिलेगा। बच्चों को समुदाय से सीधे जुड़ने, आंकड़े एकत्र करने व विश्लेषणात्मक समझ विकसित करने का अवसर मिलना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान विधि के चरणों का सही तार्किक क्रम क्या है? ध्यान से देखिएगा, हमने अभी इसका कॉन्सेप्ट समझे हैं। तो समस्या की पहचान करना, कारणों पर विचार करना, सूचना संग्रहण करना, समाधान चुनना व लागू करना, परिणाम देखना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, हमने अभी देखे हैं, तो उसके आधार पर तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कथन कारण प्रश्न से। तो इसका प्रश्न क्या है? कथन है, 2 अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों का एक ही पेड़ के प्रति दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही कथन है। कारण है, बच्चे का दृष्टिकोण उसके परिवार, समुदाय, दैनिक उपयोगिताओं और व्यक्तिगत अनुभव से निर्मित होता है। तो बिल्कुल दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईवीएस के प्रमुख घटकों सूची 1 में और उनकी मुख्य भूमिका सूची 2 में सुमेलित कीजिए बोला गया है। तो ध्यान से देखिए, दृष्टिकोण, सूचना संग्रहण, विश्लेषण, अवलोकन। तो दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? तो ध्यान से देखिए, दृष्टिकोण क्या दर्शाएगा? आपके पर्यावरण को देखने व महसूस करने का व्यक्तिगत तरीका। तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ए का 3। सूचना संग्रहण क्या होगा? सूचना संग्रहण आपका साक्षात्कार, सर्वेक्षण व अवलोकन द्वारा डेटा प्राप्त करना, ये हो जाएगा। तो बी का हो गया आपका 4। वही सी की बात करें, विश्लेषण या एनालिसिस,
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कार्य कारण संबंध व तुलनात्मक अर्थ समझना, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। वही अवलोकन की बात करें तो अब बचा क्या, ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म जानकारी जुटाना अवलोकन कहलाएगा, तो ये हो गया डी का आपका 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 3 की ईवीएस कक्षा में एक बच्चा कहता है कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह रात में सोते हैं और उन्हें भी ठंड लगती है। एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? बच्चे को डांट कर चुप करा देंगे कि यह पूर्णतः गलत है, तो ये तो कथन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, इस बात को अनदेखा करके पाठ्य पुस्तक पढ़ना जारी रखेंगे, ये भी नहीं। तो बच्चे की इस वैकल्पिक अवधारणा को स्वीकार करेंगे और चर्चा व गतिविधि से उसकी समझ का पुनर्गठन करेंगे, यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीज से पौधा बनना गतिविधि प्राथमिक ईवीएस में क्यों अत्यंत उपयोगी मानी जाती है, जो कि हमने इससे संबंधित कॉन्सेप्ट देखे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यह बच्चों को अंकुरण प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है, बिल्कुल यह सत्य है। यह बच्चों में सतत अवलोकन, रिकॉर्ड रखने और निष्कर्ष निकालने के कौशल विकसित करती है, तो इसे भी हम कह सकते हैं बिल्कुल सत्य है। और वही यह करके सीखने का उत्कृष्ट उदाहरण है, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। इसका एकमात्र उद्देश्य बच्चों से बागवानी का शारीरिक श्रम करवाना, तो यह आपके गलत हो जाएगा। तो उसके आधार पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, 1 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से। कथन है, ईवीएस शिक्षण में केवल आंकड़े और सूचनाएं एकत्र कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बिल्कुल सही है। और कारण देखते हैं, सूचनाओं के विश्लेषण से ही बच्चे घटनाओं के पीछे के कारणों और आपसी संबंधों को समझ पाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कथन सही है, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने की 6 अक्षरी मेमोरी ट्रिक जो हमने देखे, द्रि अ सु वी अ स में वी और स का क्या अर्थ है, ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जिसमें ये सिलेबस का ही जो पॉइंट है उसको उठा कर लिया गया है। तो उसमें देखा जाए तो वी का क्या होगा, वी का आपका ध्यान से देखिए, वी का आपका हो जाएगा ऑप्शन में विश्लेषण दिखाई दे रहे हैं और स का समस्या समाधान, तो यही हमने देखे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वी का विश्लेषण और स का समस्या समाधान। नेक्स्ट है, विद्यालय के नल से लगातार पानी टपक रहा है। एक शिक्षक बच्चों से पूछता है, इस पानी को व्यर्थ बहने से कैसे रोका जाए? यह गतिविधि बच्चों में किस क्षमता को बढ़ावा देती है? तो यह किस क्षमता को बढ़ावा देती है, ध्यान से देखिएगा, वास्तविक पर्यावरणीय समस्या की पहचान, तार्किक चिंतन एवं स्थानीय समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सही सुमेलित से, सूची 1 है परिवेश घटक को दर्शाएगा और सूची 2 पर्यावरणीय समझ को, जैसे कि खेत से बच्चा क्या क्या सीख सकता है, ऋतु चक्र, फसल उत्पादन व श्रम का मूल्य। तो ए का क्या हो जाएगा 3, ए का 3 हो गया। जंगल से जैव विविधता व वन संपदा संरक्षण को समझेगा, तो बी का क्या हो जाएगा 4। और बाजार से वस्तुओं का विनिमय व सामाजिक लेन देन, तो सी का हो जाएगा 1। और पशुपालन से पालतू पशुओं की देखभाल व आजीविका, तो डी का क्या हो जाएगा 2। तो 3 4 1 2 आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए 3 4 1 2। नेक्स्ट देखेंगे कथन कारण से। कथन है, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के बच्चों की पर्यावरणीय समझ और प्राथमिक अनुभव में स्वाभाविक अंतर होती है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दोनों की परिवेश अलग अलग होती है, वातावरण अलग अलग होते हैं। और कारण है, दोनों क्षेत्रों के भौगोलिक परिवेश, प्राकृतिक घटनाओं की उपलब्धता, व्यवसायों और दैनिक जीवन शैली में काफ़ी भिन्नता होती है, तो कथन भी सत्य है और इसका कारण भी इसका सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण के लिए अनुपयुक्त या नकारात्मक है? तो ध्यान से देखिए, इसमें बच्चों को खुले वातावरण में ले जाकर पौधों का अवलोकन करना, ये तो आपके सकारात्मक दृष्टिकोण है। बच्चों को समुदाय के वृद्ध जनों से पारंपरिक जल संरक्षण पर बातचीत करने को कहना, ये भी सत्य है, लेकिन यहाँ अनुपयुक्त या नकारात्मक पूछा गया है। बच्चों से पाठ्य पुस्तक के कठिन वैज्ञानिक शब्दों की परिभाषाएं कंठस्थ करवाना, तो यही आपके गलत हो जाएगा।
चूंकि बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों और तालिकाओं पर कक्षा में चर्चा करना ये भी आपके सत्य होगा, लेकिन नकारात्मक अनुपयुक्त पूछा गया है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक ईवीएस कक्षा में साक्षात्कार विधि इंटरव्यू का उपयोग करने के क्या लाभ हैं? यह बच्चों में प्रश्न पूछने और संवाद करने का कौशल विकसित करती है, बिल्कुल सत्य है। और वही यह स्थानीय समुदाय को सीखने के जीवंत संसाधन के रूप में मान्यता देती है, बिल्कुल सत्य है। यह बच्चों को वास्तविक कार्य क्षेत्र जैसे किसान, बढ़ई, कुम्हार की प्रत्यक्ष जानकारी देती है, ये भी सत्य हो जाएंगे। तो उसके आधार पर 1 2 और 3 सभी सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीजन से। कथन है, ईवीएस का शिक्षण पाठ्य पुस्तक की 4 दीवारी से बाहर निकलकर स्थानीय परिवेश से जुड़ना चाहिए। ईवीएस का जो पाठ्य पुस्तक होना चाहिए वो 4 दीवारी से बाहर निकलकर स्थानीय परिवेश से जुड़ना चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक होते हैं। कारण है, बच्चे सबसे बेहतर तब सीखते हैं जब विषय वस्तु उनके दैनिक जीवन और प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित हो। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों कथन सत्य दिखाई दे रहा होगा और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है और लास्ट प्रश्न है, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त सारांश वाक्य कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, तो बच्चा केवल शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को दोहरा कर सीखता है, ये आपकी गलत है। बच्चा अपने परिवेश को देखता है, अनुभव से अर्थ बनाता है, सूचनाएं एकत्र कर विश्लेषण करता है और समस्याओं के समाधान खोजते हुए अपनी समझ का स्वयं निर्माण करता है। तो आप भी स्वयं समझ चुके होंगे, क्योंकि ऐसे लंबा प्रश्न और जो है मूल्य आधारित जिसका कॉन्सेप्ट हो वही आपके उत्तर होंगे। और यही चीज हम पूरे इस यूनिट में समझे हैं कि बच्चा अपने परिवेश से सीखता है, अनुभव से सीखता है। तो इन सभी से कॉन्सेप्ट से, और भी यह तो एक मात्र उदाहरण है, ऐसे ही आपके इस यूनिट से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बन सकता है और बनना भी चाहिए। और इसे बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा और इसी प्रकार के बेहतर कंटेंट के लिए हमारे टीचरशिप से जुड़े रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।